पेश है गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस प्रोग्राम को हम हर रोज सुबह 8 बजे आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। 9 बजे तक हमारा साथ रहता है और हमारी कोशिश यही रहती है कि आपकी सुबह खूबसूरत हो, शानदार हो और सुबह की जो एनर्जी होती है वो पूरे दिन चलती है। अगर सुबह आपकी शानदार होगी तो पूरा दिन शानदार होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। एक कोट से शुरू करेंगे कि अगर आप जिंदगी में चाहते हैं कि कोई काम हो जाए तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है कि उसे शुरू करें आप। वो कहते हैं ना कि बिगनिंग इज हाफ डन। तो जब आप शुरू करते हैं तो वो आधा काम तो तभी हो जाता है, लेकिन अगर आप शुरू ही ना करें, सिर्फ सोचते रहें, तो वो काम कभी होगा नहीं। कोशिश कीजिए, कोई भी काम जो जिंदगी में आप चाहते हैं कि हो जाए उसे शुरू कीजिए। एक बार शुरू करेंगे तो डेफिनेटली काम होंगे। तो आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है आपके साथ। आपकी मेहमान से मुलाकात करवानी है, आपको बहुत कुछ आज इन्फॉर्म करना है। और आज के इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी ताबिश। ताबिश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम। ताबिश, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, सबब खैर। मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए। बताइएगा क्या हाल हैं आपके। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का आप ख्याल रख रहे होंगे। जुलाई के महीने की आज 3 तारीख है और दिन है सोमवार का। एक नए हफ्ते का आगाज़ है और जाहिर सी बात है पिछला जो हफ्ता गुजरा वो ईद की तकरीबात में ही गुजरा और इसी हफ्ते के अखीर में कल यानी जो संडे थी उस बहुत सारे लोग सेहत अफ़ज़ा मकामात की तरफ रवाना हो गए। खैर मुझे तो मौका नहीं मिला, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही हाल था। बहरहाल मौसम भी डिमांड करता है, गर्मी भी अच्छी खासी है और चूँकि बच्चों की जो तातीलात है, समर वेकेशंस है, वो भी चल रही है। तो फिर आप जाइए, ज़रूर जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, लेकिन उनका ख़ास ख्याल भी रखिए क्योंकि कुछ दिनों से हम ऐसी खबरें सुनते हैं तो वाकई में दिल दहलाने वाली है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, अगर आप किसी बच्चों के साथ जा रहे हैं फैमिली में, ज़ाहिर सी बात है बच्चे तो होते ही और बच्चे ज़िद करते हैं कि हम पानी की तरफ जाएं, कशिश होती है उनको पानी की तरफ। तो अगर वो जाए तो उन्हें वैसे करीब ना जाने दे पानी के, और अगर वो जा भी रहे हैं तो उन्हें सुपरवाइज़ ज़रूर करें। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला ने हमें वाकई में अल्लाह ताला ने हमें इन बेहतरीन और ख़ूबसूरत सेहत अफ़ज़ा मकामात से नवाजा है, लेकिन साथ ही साथ हमें अक्ल भी दी है, हमें शऊर भी दिया है जिसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम के आगाज़ में हम आप तक मौसम और शहरों के हवाले से जानकारी पहुंचाते हैं। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक आज मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा। दर्जे हरारत में भी दिन ब दिन नाजरीन इजाफा ही हो रहा है और इस मौके पर हमें चाहिए कि अपने आप को हाइड्रेट ज़रूर रखें। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
हमारे यहाँ की शाहराहों का क्या हाल है वो भी आपको बताते चले। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज सभी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी और वाज़ह रहे कि इन्हीं गाड़ियों में श्री अमरनाथ जी यात्री जो उनकी गाड़ियाँ उनसे मुंसलिक जो गाड़ियाँ हैं वो भी इसी रूट पर ट्रैवल करेंगी। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर और मुगल रोड पर भी सभी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से रब्ता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दस्तियाब है। जी तबरेज़ भाई। जी ताबिश, बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी जो आपने आज बात करी जी कि सेहत अफ़ज़ा मकामात पे जाना चाहिए। और मैं नाज़रीन से बस इतनी सी गुजारिश करूंगा कि जब भी आप किसी भी सेहत अफ़ज़ा मकाम पे जाने की प्लानिंग करें, आप जाएं फैमिली को लेके एंजॉय करें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें। एक, आप सेहत अफ़ज़ा मकाम पे किस लिए जाते हैं? तफरी के लिए जाते हैं, अपने दिल को खुश करने के लिए, सुकून पहुंचाने के लिए जाते हैं। तो आप आराम से इत्मीनान से ड्राइव करें और रश में ना जाएं। आप किसी रैली में नहीं है, आप किसी रेस में नहीं है, आप एंजॉय करने जा रहे हैं। और मंजिल तक जाते जाते जो सफर आप करें उसे भी आप एंजॉय करें। बिल्कुल उसमें कभी भी आप भागे ना, उस चीज का आप ख्याल रखें। और जब आप कहीं भी जाते हैं, हमने अक्सर देखा है पिछले हफ्ते तो बहुत ज्यादा बुरा हाल रहा ट्रैफिक का। ट्रैफिक जैम्स बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगी जो है बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई ट्रैफिक जैम्स की वजह से। अगर हम ये एटीट्यूड बना के चलें कि मैं खुद से पहले आपको मौका दूं चलने का, तो शायद ट्रैफिक जैम बहुत कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए। और नाज़रीन, जब भी आप प्लान करते हैं, कहीं का भी सफर प्लान करते हैं, कहीं भी आप जाना चाहते हैं, बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं, तो आप इस चीज का ख्याल रखें कि आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अपने सुपरविजन में रखें। जरूर, बिल्कुल जरूर। और खुद भी इस चीज से ख्याल करें कि आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपका म्यूजिक लाउड ना हो, आपने फोन यूज ना करें, आप अपना फोन यूज ना करें व्हाइल ड्राइविंग। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, कोई सही काम करते हैं, तो आपके बच्चे भी वही सीखते हैं। तो इस चीज का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ताबिश, आपने मौसम की बात की। मौसम बहुत ज्यादा गर्म है और आज बहुत ज्यादा गर्मी उम्मीद लगाई जा रही है कि 35 डिग्री तक मौसम चला जाएगा, दर्जा जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपकी सुबह शानदार बनाएं। और आगाज में ही आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा नगमा हमने रखा है, तो शायद इस गर्मी के मौसम में आपको थोड़ी सी राहत पहुंचाएगा। तो आइए मिलकर इस प्यारे से नगमे को पहले एंजॉय करते हैं। नगमे के उस पर मिलवाएंगे आपको आज के मेहमान से। मला
वरदान मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। याद रहे, वादी में पहली बार वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में। जी हाँ, आपने वक्फा सुना, आपने वक्फा देखा। इससे पहले आपको हमने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में, जी हाँ, शाज़िया बशीर की आवाज़ में एक नगमा भी सुनवाया। गर्ज बस इतना सा कि आपकी सुबह शानदार हो। ताबिश जी, बहुत सारे लोग हमारे जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के सिटीजन ऐसे हैं जिन्होंने न सिर्फ हमें जम्मू कश्मीर को हमें फख्र महसूस करवाया बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन किया। बिल्कुल। और आज नाज़रीन को बता दें कि आज ऐसी ही एक शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। इनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है। छोटी सी उम्र में स्पोर्ट्स से आगाज किया अपनी जिंदगी का। हालांकि एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए थे जहां पर स्पोर्ट्स को तरजीह नहीं बल्कि किताबों को तरजीह दी जाती थी, लेकिन इन्होंने अपनी जगह खुद बनाई। आज ये वुशो के चीफ कोच हैं पूरे मुल्क भर में, और वाहिद जम्मू कश्मीर के ऐसे हमारे साथी हैं जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड हासिल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कुलदीप हंडू जी की। हंडू जी, आदाब। आदाब आदाब आदाब। ठीक, तो हूं सठा इस्तकबाल खैर मकदम अजकिस शोस मज। अशु सठा फख्र कि अस साने जम्मू कश्मीर वाहिद द्रोणाचार्य अवार्डी भी है। थैंक यू सो मच। मगर कुलदीप हंडू द्रोणाचार्य अवार्डी बनस ताम बोड़ सफर। सोन यूथ आज तक समझान कि रातों रात गसान कुलदीप हंडू जो रातों रात बनियोमुत, मगर ऐसा शायद होता नहीं है। बिल्कुल। तुह जान कि जिंदगी हूं आगाज कत गो, कत जायव, मुख्तसरन यो जान पढ़ाई कत कर, तम पत पंडित फैमिली मज जान पत स्पोर्ट्स मज कत पे आयो, यह बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अत पे जान। थैंक यू सो मच सर, आपने इसमें शो में मुझे बुलाया सर। मैं रैनावारी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर पैदा हो गया हूँ जी, मोतिया रैनावारी, और वहीं पर पला हूँ। 8वीं तक मैं वहाँ पर पढ़ा हूँ। तो आप पहले सही बात बोली कि मैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर पढ़ाई की तरफ ज़्यादा। तो बट हम चोरी चोरी खेलते थे क्रिकेट में, आपको बहुत तो बस क्रिकेट गिरना तो उस पर शलक गिरने, बट एक वो जज्बा था कि नहीं खेलना ही खेलना है, कि बड़ा फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि वो स्पोर्ट्स लविंग थे, तो खेलने में बड़ा अच्छा रुचि था। तो बट मेन फोकस जो था वो पढ़ाई की तरफ था। बट कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गए कि वो चीज़ जो मैंने प्लान किया था, जो घर वालों ने प्लान नहीं किया, वो नामुमकिन हो गए।
तो फिर प्लान चेंज करना पड़ा। तो बट आई एम वेरी अनफ लकी कि खुदा ऊपर वाले का बड़ा मेहर है कि उन्होंने मुझे ब्लेसिंग रखी और माँ बाप का ब्लेसिंग सपोर्ट था, साथ था कि मैं सही राह पे चला गया। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत आ गए, तो बट स्टिल विद द ग्रेस ऑफ गॉड कि मैं सही जगह पे गया। मैं जब हम जम्मू में थे तो वहाँ पर मेरे गुरु जो थे विशाल जी, उनके पास चला गया था। ही वॉज अ राइट पर्सन जिनने मुझे गाइड किया। और उस टाइम सिचुएशन ऐसे थी कि कश्मीरी को नहीं लाइक करते थे वहाँ पर, जम्मू में नहीं करते थे, वहाँ बड़े परेशानी थी थोड़ी सी। बट मेरे जो गुरु थे उनने मुझे पूरा हाथ रखा और हर चीज़ में मुझे पूरा सपोर्ट किया। और मेरे वो जो मेरा सिंसियरिटी थी, डेडिकेशन था और मेरा जज्बा जो था स्पोर्ट्स के लिए, उसे बड़े खुश थे। तो उनने मुझे हर चीज़ एंगल में सपोर्ट किया। तो फिर वो कारवां चलता रहा। तो फिर मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन था, बट मैं जब वहाँ पर स्टेडियम में गया तो वहाँ पर मुझे बात की थी क्रिकेट के लिए, तो थोड़ा सा मुझे नहीं वो मुझे थोड़ा सा जमा नहीं। तो मैंने फिर टोटली क्रिकेट छोड़ दिया। तो मैं मार्शल आर्ट की तरफ गया। तो मैंने आपको बताया कि मेरे गुरु जी थे, उनने मुझे पहले स्टार्ट किया कि नहीं आपकी बॉडी पोस्चर है, स्ट्रक्चर है, वो मार्शल आर्ट से फिट है। ताइक्वांडो उस टाइम सीखता था। तो ताइक्वांडो आई स्टार्टेड गेम विद ताइक्वांडो। तो लगभग मैं 2-3 साल वो करता रहा। 1993 से मैंने स्टार्ट किया। तो पहले मैं जब नेशनल गया था पहली बार तो ऐसे ही था ताइक्वांडो में। तो सेकेंडली आई गॉट सिल्वर मेडल। तो मेरा जो पोस्चर था थोड़ा सा, हाइट भी अच्छी थी और पावरफुल भी था मैं, स्ट्रांग भी था मैं। तो उन्होंने मुझे बोला, तो वो साथ ही साथ वुशु भी करते थे। बोलते कि यार कुलदीप आप फोकस करो, क्योंकि जो आपका जो बॉडी टोनअप है दैट इज, मुझे लगता है वो फिट बैठेगा आपको वुशु का। बट मेरा जो जज्बा था कि मेरा जो वो था उस टाइम दिमाग में ताइक्वांडो था, कि ताइक्वांडो में किकिंग, मेरी किकिंग बड़ी स्ट्रांग थी। तो उन्होंने बोला कि आप दोनों करो, क्योंकि एक ही जगह पे है तो आप दोनों करो, बस फोकस करो आप वुशु की तरफ। मैं 98 तक ताइक्वांडो खेलता रहा, वुशु भी खेलता रहा। बट 95 में मैंने वुशु स्टार्ट किया, नेशनल खेली मिजोरम में। तो वहाँ पर मेरा फर्स्ट गोल्ड मेडल आ गया वहाँ पर। तो वहाँ पर जो मेरा हमारा जो इंडिया का बेस्ट प्लेयर था वहाँ पर मणिपुर का, वो 8-9 साल से नेशनल चैंपियन था, उसको मैंने नॉकआउट कर दिया था। तो मेरा थोड़ा सा चेंज ही हो गया, फेम बड़ा ज़्यादा हो गया, फॉलोअर्स बड़े हो गए कि फेडरेशन मेरी तरफ फोकस करने लगी कि नहीं यार लड़का कोई नया लड़का है, तगड़ा आ गया है, कोई लंबा चौड़ा लड़का आ गया तो बड़ा तगड़ा है। तो और मेरा भी इंटरेस्ट वुशु की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि डिफरेंट आर्ट है सर, हर स्पोर्ट्स है, जैसे ताइक्वांडो है, कराटे है, बहुत सारे मार्शल आर्ट्स है, जूड है, बट वुशु इज एंटायरली डिफरेंट। क्योंकि इसमें 2 इवेंट्स है, मैं आपको साथ ही साथ बोलूं कि एक तो तावलू है, दैट इज सोलो इवेंट, उसमें आप बेयर हैंडेड विद वेपन्स भी ड्रिल करते हैं। आपने देखा होगा चाइनीज में, आप शाओलिन में बहुत सारे स्वॉर्ड से करते हैं, स्पीयर से करते हैं। और दूसरा पार्ट है जिसमें मैं माहिर हूं, दैट इज फाइटिंग, सांडा। तो उसमें जैसे आपने बॉक्सिंग देखी होगी, सेम है उसमें, बट इसमें हम क्या करते हैं, किक भी यूज करते हैं, बॉक्स भी यूज करते हैं, थ्रो भी यूज करते हैं। तो टोटली डिफरेंट है। जैसे एमएमए आपने देखा होगा, यूएफसी देखा होगा, सिमिलर टू दैट, बट इसमें ये एमेच्योर है, तो इसमें हमारे प्रोटेक्शन डालनी पड़ती है, चेस्ट गार्ड, हेड गार्ड है, ग्लव्स है, वो डालना पड़ता है। बट इट इज सिमिलर टू यूएफसी जैसे आपने देख रहा हो, और पूरा मतलब कंप्लीट मार्शल आर्ट है। तो मुझे इसमें अच्छा लगा, मतलब मैंने कहा नहीं ये मजेदार गेम है, मार भी पड़ती है, मार भी देते हैं। तो ये अच्छा है कि आगे चलने के लिए भी अच्छा है कि कहीं पर मैं परेशान नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे आप कहीं पर भी जाओ तो परेशानी बड़ी आ जाती है। बट अगर आप एक्सपर्ट हो, आपको आता है मार्शल आर्ट, तो आप कुछ भी चीज़ टैकल कर सकते हो। तो मैंने फिर 98 में मैंने ताइक्वांडो स्टॉप कर दिया, क्योंकि मेरे वहाँ पर थोड़ा सा पार्सलिटी हो गई थी। मैंने वहाँ पर हरा दिया था बंदे को, तो मगर मुझे ही उल्टा हरा दिया, तो 1 पॉइंट से। तो आई गॉट ब्रॉन्ज मेडल, देन आई स्टॉप प्लेइंग ताइक्वांडो, मैं वुशु की तरफ आया। तब तक मेरे 2-3 गोल्ड हो गए थे, और वुशु मैं लगभग 2007 तक मैंने कंटिन्यू किया। आई रिमेन 11 टाइम नेशनल चैंपियन, और मेरे 6-7 इंटरनेशनल मेडल आ गए थे। तो ये मेरा जो अच्छा, यहाँ पर ताबिश के जहन में कुछ है? जी प्लीज ताबिश। बिल्कुल, ये जो दिलचस्प सफर है यूज वो वाकई में यह वारिया ज़्यादा दिलचस्प, तो अस तो जानन वुशुस मुतलिक ज़्यादा, मगर तम ब्रो यो तह नश यह जानन ये चूंकि तुम वो जन तुम फैमिली मज रोजान ज़्यादातर पढ़ाई कुन ये डिसाइड कर कि क्रिकेट पत ना बस गस मार्शल आर्ट्स मज, उसके बाद अपनी फैमिली को कन्विंस करना कि बह गस स्पोर्ट्स फील्ड, आई वांट टू मेक इट एज अ प्रोफेशन, सह कुछ डिसीजन सह एक्सपीरियंस? सर मैं वो तो गए थे कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बड़े थे, यहाँ पर हम अच्छे थे, मतलब जब यहाँ पर थे तो थोड़ा सा फैमिली, मतलब यहाँ पर मेरा ब्रदर जो है MBA टॉपर है वो, तो दूसरे ब्रदर बैंक में मैनेजर है, तो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा है। तो मेरा जो था तो मैं भी पढ़ाई की तरफ अच्छा था, बट जो सिचुएशन ऐसी रही कि मैं जैसे इंजीनियरिंग में जाना चाहता था, मैं नहीं जा पाया, तो फिर मैंने कॉमर्स की तरफ स्विच किया। तो मगर वहाँ पर मुझे लगा कि नहीं यार, मैंने साथ साथ कुछ रखना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली, फादर साहब अकेले अर्निंग हैंड थे उस टाइम। बिल्कुल। तो
मैंने कहा उनको भी बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि किराया भी बहुत सारे और सिचुएशन उस टाइम थी। तो मैंने फिर मार्शल आर्ट, मगर मेरा ये था कि मैं डेडिकेटेड था, मेरी सिंसियरिटी अच्छी थी, उर्दू डिवोशन अच्छा था कि नहीं यार अगर मैंने कुछ करना है तो बहुत कहा पातना कि इसमें अचीव करना ही बिल्कुल डेडिकेटेड। दैट वाज माय एम कि अगर मैंने सोचा कि ना मैंने फादर साहब मेरे थे और मेरी सिस्टर मदर, तो उनको मैंने बोला नहीं यार मुझे नहीं लग रहा कि मैं कॉमर्स में इतना एक्सेल कर पाऊँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है, तो मुझे स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए। तो मैं स्पोर्ट्स में कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो गुरु हैं मुझे बोल रहे हैं कि आपकी जो बॉडी है बड़ी अच्छी है और आप स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकते हो। तो मैंने उनको कन्विंस किया और मेरे पेरेंट्स ने बड़ा सपोर्ट किया उस टाइम। उस सिचुएशन में भी मेरे को उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि आप कीजिए, वी विल सपोर्ट यू। तो मैं फिर उस सिचुएशन में, मैंने ब्रदर मेरे से नाराज हो गए थे, मुझे बोल रहे थे कि आप चंडीगढ़ आ जाओ, वहाँ पर आप एमबीए कर लो, पढ़ाई वहीं पर कर लो। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, पेरेंट्स को मैं यहाँ पर नहीं अकेले नहीं छोड़ सकता, तो मैं यहीं पर रहूँगा और मैं अपना खुद जो है स्पोर्ट्स में जाऊंगा और मैं कुछ करियर ही बनाऊंगा। मेरा एम है कुछ करना, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं वो हासिल करूंगा। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड जो मैंने उस टाइम सोचा था वही हो गया, तो वही अभी और चल बिल्कुल रहा आपने हासिल भी किया है, आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाकई में ये हम सब के लिए फख्र की बात है। इससे पहले कि हम बात करें आपके कोचिंग के सफर की, हम आपसे जानना चाहेंगे जब आपने वुशु खेला, ये स्पोर्ट जो था ये अदर कैटेगरी में आता था, क्योंकि हमारे मुल्क में डिफरेंट कैटेगरीज हैं स्पोर्ट्स, ये प्रायोरिटी में नहीं था, प्रायोरिटी स्पोर्ट नहीं था। जो प्रायोरिटी स्पोर्ट नहीं होता वहां पर फाइनेंशियल आपको सपोर्ट नहीं मिलता। आप घर से भी फाइनेंशियली थोड़ा सा अनस्टेबल थे, तो आपने मैनेज कैसे किया, और ये जो स्पोर्ट अदर से प्रायोरिटी में पहुंचा, ये बताएं कैसे पहुंचा? सर एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और बहुत वैल्यू रखता है मेरी लाइफ के लिए सर, क्योंकि जब मैंने आपको मैंने बताया स्टार्ट किया था तो हम उस टाइम अदर कैटेगरी में था, जो मेरा पैसा लगता था अपनी जेब से लगता था। मैंने 3-4 फॉरेन ट्यूट किए थे, मेरा मदर का बड़ा सहयोग है इसमें, मेरा सपोर्ट है, उनने मुझे अपनी पॉकेट मनी से मुझे वो देते रहे, और मेरे गुरुजी का बड़ा सपोर्ट है, उनने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। तो मैं अपना मतलब इंटरनेशनल में रिप्रेजेंटेशन देता रहा, बट अपने पैसों से। उस टाइम क्यों अदर्स कैटेगरी में था, हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता था बिल्कुल। और इंडिया का रोल भी उस टाइम जब मैं एज प्लेइंग था, इंडिया का लेवल उतना अच्छा नहीं था वर्ल्ड में, और रैंकिंग नहीं थी, हम लगभग 70 या 80 रैंकिंग में थे वर्ल्ड में। तो एशिया में भी हम लगभग मतलब 25वें-26वें रैंक में आते थे, तो हमारा लेवल उतना इंडिया का लेवल नहीं था। तो जब मैं कंटिन्यू करता रहा, मेरा अच्छा था एज नेशनल में, मैंने बताया पहले कि मैं 11 साल नेशनल चैंपियन रहा और 6-7 बार इंटरनेशनल मेडल आया। तो मेरे जो फेडरेशन के सेक्रेटरी होते हैं इस टाइम, आनंद काकड़ जी, उन्होंने मुझे बोला कि आप कुलदीप, वी वांट योर सर्विसेज एज अ कोच, क्योंकि आपने बड़ा खेला और आपकी एक्सपीरियंस बड़ी है, तो हम आप चाहते हैं कि आप कोचिंग की तरफ आ जाओ। तो जब उन्होंने बोल दिया तो मानना पड़ता। तो 2007 में मैंने स्विच किया अपने जूनियर कोचिंग की तरफ, मुझे जूनियर के साथ लगा दिया कोच, और हमारे 2 साल में एज हेड रहा जूनियर टीम का। तो मैंने वहाँ पर जो हमारा जो लेवल था इंडिया टीम का अच्छा चला गया, हम वर्ल्ड चैंपियनशिप गए थे, इंडोनेशिया गए थे, वहाँ पर हमारे 4 मेडल आ गए, और एशियन चैंपियनशिप मक्का हो गए थे, वहाँ पर 5 मेडल आ गए, और हमारी रैंकिंग जो एशियन में लगभग बेस्ट 10 कंट्रीज में आ गई। तो हमारा मेन टारगेट था उस टाइम एशियन गेम्स, क्योंकि एशियन गेम्स में ही इंडिया में कैटेगराइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स हो जाती है कि जो कैटेगरीज बनती है, किसको प्रायोरिटी में रखना है, किसको अदर्स में रखना है, किसको जनरल में। हम एट प्रेजेंट दैट टाइम उस टाइम थे अदर्स कैटेगरी में। तो टारगेट हमारा था प्रायोरिटी में आने का, और एशियन गेम्स थी 2 साल था। तो फेडरेशन ने मुझे एलिवेट किया एज कोच ऑफ विद इंडियन टीम फॉर सीनियर्स। तो एक डॉन्टिंग टास्क था, बड़ा टफ टास्क था कि सीनियर को टैकल करना, जूनियर से सीनियर में आना। और मैं भी, जो मेरे साथ उसने कैंपर्स थे मेरे साथ खेलते भी थे, मेरे फ्रेंडली थे, बट माइंड आपका मतलब एक प्रोफेशन था। तो फिर मैंने अपना जो माइंड है उनके साथ दोस्ती रहा मैं, बट जब हम ग्राउंड में जाते थे मैं एज कोच ही रहता था। तो 1.5-2 साल बड़ी ज्यादा मेहनत की, और उस टाइम आई एम वेरी थैंकफुल टू द फेडरेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि उन्होंने हमें जनरल में अदर्स में रह के भी उन्होंने बड़ा हमें सपोर्ट किया। 1.5-2 साल हमें कैंप दे दिया लगातार। तो अब जब हम 2010 एशियन गेम्स ग्वांगझो में गए, वहां पर हमारा पहले मतलब 2 मेडल आ गए, एक सिल्वर एक ब्रोंज। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मार्शल आर्ट के लिए, क्योंकि मार्शल आर्ट में मेडल नहीं आते थे। तो वुशु ने स्टार्ट किया पहले 2006 में, 2010 में 2 मेडल आए। तो एक बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स रहा, और हमारा जो कैटेगरी थी वो हमारे अदर से हम सीधे प्रायोरिटी में चले गए, और तब से हम ऊपर वाले के फजल से हम प्रायोरिटी में ही हाई प्रायोरिटी स्पोर्ट्स हैं। बहुत वंडरफुल। और आज बहुत सारे बच्चे हैं जो मार्शल आर्ट्स की तरफ आते हैं, और कहीं ना कहीं आपको देखकर वो अपने आप को आप जैसा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे पास एजाज है कि हम आने वाले दिनों में एशियन गेम्स के लिए जा रहे हैं, हमारी टीम एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने जा रही है, और हमने सुना है कि जम्मू कश्मीर से भी कुछ बच्चे हैं जो एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट हुए हैं। उसके बारे में हमें कुछ बताएं।
कैंप के बारे में बताएं। सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ कैंप लगा था ये। तो आपके माध्यम से मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड जे.एन.के स्पोर्ट्स काउंसिल प्लस अबोवाल फेडरेशन का धन्यवाद करता हूं कि उनने कश्मीर को फाइनल डेस्टिनेशन बना दिया एशियन गेम्स के कैंप के लिए, क्योंकि एक एशियन गेम्स का कैंप एक प्रेस्टिजियस कैंप है, नेशनल कोचिंग कैंप 2 महीने का उन्हें अलॉट कर दिया कश्मीर में। तो मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर आई नहीं, क्योंकि जब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एमओसी में एज फेडरेशन, एज नेशनल चीफ कोच, तो वहाँ पर जब मैंने वहाँ पर उन्होंने अपना रखा कि हम जो कश्मीर में चाहते हैं कैंप लगाना, क्योंकि कश्मीर में 2 बेनिफिट्स है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइम एट प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है हमारे पास, सेकेंडली क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत है अच्छी, थर्ड हाई एल्टीट्यूड है। तो मैंने उनको कन्विंस किया कि ये तीनों चीज यहाँ पर हमें सूट करेगी और हाई एल्टीट्यूड हमें चाहिए, क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और डीजी साई, उनने बोला कि गो अहेड, फेडरेशन के जो हमारे प्रेसिडेंट है भूपेंद्र सिंह बाजवा, उनको बोल दे कि बाजवा साहब आपके चीफ कोच बोल रहे हैं तो आप वहां पर कश्मीर में लगा दीजिएगा, हमें प्रपोजल दीजिए, विद इन नो टाइम हम आपको सैंक्शन करेंगे। और यही बात होगी कि हमने प्रपोजल दिया और 5-6 दिन में हमारा सैंक्शन भी कैंप हो गया। हमारे यहाँ पर कैंप चल रहा है और एशियन गेम्स के लिए कैंप, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैंप है। और हमारे जो यहाँ पर स्पोर्ट्स काउंसिल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज आउटस्टैंडिंग। अभी थोड़ा सा अभी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर हमें और कैंप चाहिए तो गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए कि बहुत सारे गेम्स का कैंप यहाँ पर लग जाए, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छी है बनस्पत की, अगर हम कंपेयर करें रेस्ट ऑफ द कंट्री से, और प्लस हाई एल्टीट्यूड है। कैंप चल रहा है हमारा, तो इसमें सर हमारे पहले 45 कैंपर्स थे सर पूरे अक्रॉस द कंट्री, उसमें 3 खिलाड़ी हमारे जे.एन.के से भी थे, और अभी हमारे पास 23 और 24 को हमारी सिलेक्शन ट्रायल हुई थी, उसमें टोटल हमारे 13 बच्चे हमने सिलेक्ट किए हैं, उसमें से 2 जो रिप्रेजेंट करेंगे, जे.एन.के से भी 2 सिलेक्ट हो गए जो एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जे.एन.के के लिए कि 13 बच्चों में 2 खिलाड़ी जे.एन.के के, और सांचो में हमारे 4 मेल जाने हैं, 4 में से 2 हमारे जे.एन.के से जाएंगे, एक जम्मू से बिलोंग करता है, एक श्रीनगर से बिलोंग करता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो हमारे जो कश्मीर के और जम्मू से बच्चे जो हैं बहुत हार्ड वर्किंग है, उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बट उनको नरिशमेंट की चाहिए, उनको गाइडेंस प्रॉपर चाहिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, नाम कुछ नहीं है। वाह क्या बात, ये तो बहुत एजाज की बात है कि हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे 13 बच्चे, और उन 13 बच्चों में से 2 बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर से भी हैं। और इस पर हम और भी बात करेंगे कि ये जो 2 बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर से जा रहे हैं उनसे आपने क्या उम्मीद लगाई है, लेकिन यहाँ हम रुकते हैं एक वक्फे के लिए। दोस्तों एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के उस पार बात को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा मत। वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। याद रहे वादी में पहली बार वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। इस्तकबाल आपका एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग जे.एन.के में हमारे साथ तशरीफ फरमा है नेशनल चीफ कोच ऑफ इंडिया वुशु के कुलदीप हंडू जी। उनसे हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, वुशु के बारे में जानेंगे, एशियन गेम्स के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का। मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है, इससे 2 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर, अमरनाथ यात्रा रिफ्लेक्ट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंटरैक्ट्स विद यात्रीज एट बालतल बेस कैंप, रिव्यूज अरेंजमेंट्स। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, आफ्टर T20 वर्ल्ड कप कश्मीर विलो बैट्स टू डेब्यू एट ODI वर्ल्ड कप, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंकन प्लेयर्स टू यूज बैट इन अपकमिंग मेगा ODI इवेंट। के लिए ये भी हमारे लिए फख्र की बात है डेफिनेटली। हमारे यहाँ का विलो, यहाँ का बैट अब इस लेवल पे इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि हमने
लोहा हर जगह मनवाया है, वो वुशु हो या फिर क्रिकेट हो। बिल्कुल, लोहा तो हमने हर जगह मनवाया। एक रोजनामा मेरे हाथ में भी है, ये उर्दू रोजनामा है, इसकी शह सुर्खी है, पहले दिन 7,900 यात्रियों ने किए दर्शन, इतवार को मजीद 5,000 से जायद यात्री दर्शन के लिए रवाना, तीसरे दिन जम्मू से मजीद 4,903 यात्री वारदे कश्मीर। तो ये एक खबर। और इसी रोजनामे की एक और खबर, श्रीनगर जम्मू शहरा पर सफर करने वाले यात्रियों और सयाहों की गाड़ियों के लिए एडवाइजरी जारी। तो यात्रियों से गुजारिश और हमारे सयाहों से गुजारिश, जो टूरिस्ट आते हैं, गुजारिश सबसे कि आप जब भी सफर करें तो कम से कम एक बार कंट्रोल रूम से बात कर लें, क्योंकि जो एडवाइजरीज आती हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि क्या नई एडवाइजरी आई है। तो उस हवाले से आप जरूर रब्ता कीजिएगा ट्रैफिक कंट्रोल से। ताबिश जी, उर्दू रोजनामा मेरे पास और इससे भी दो खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर, मकसबानी सन्नत जवाल पजीर, जम्मू कश्मीर में 770 मेट्रिक टन शहद पैदा करने की सलाहियत, 46 करोड़ का सरकारी मनसूबा कायल तक ही महदूद। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, रंगदार स्कीम में खराबी, 30,000 नफूस को पानी की किल्लत का सामना, शिवपुरा में जल शक्ति महकमा के खिलाफ एहतिजाज। जी, ये एक और अंग्रेजी रोजनामा जो मेरे हाथ में है, इसमें लिखा हुआ है 3 more एक्सरे मशीन्स इंस्टॉल्ड एट श्रीनगर एयरपोर्ट। इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए ये लिखता है रोजनामा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज इंस्टॉल्ड 3 more एक्सरे मशीन्स equipped for baggage frisking at the drop gate of Srinagar International Airport, which will reduce clearance time considerably, officials said on Sunday। तो ये बड़ा एक मसला था कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट पे बड़ा रहता था कि बहुत ज्यादा जैम रहता था, क्योंकि मशीन्स कम थी, अब 3 और लगाई गई हैं, तो इससे बहुत ज्यादा आराम होगा सफर करने वालों को। और इसी अखबार के बॉटम में एक बहुत ही प्यारी खबर लिखी है, IT contributes 3.4% of India's gross domestic products, but positive development too being witnessed in the sector in Kashmir। यहाँ का IT सेक्टर भी काफी ज्यादा बिल्कुल अब बढ़ रहा है और काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है। ताबिश जी, आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे पास और इससे दो खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। एक खबर, एक नहीं 1 दर्जन इंसानों पर खूंखार कुत्तों का हमला, जिला कुपवारा में 12 के 12 जख्मी लोग फौरी तौर श्रीनगर रेफर किए गए। ये बात भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपने बच्चों का आप खास ख्याल रखें। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, वादी में दिन को गर्मी का जोर, 5 जुलाई को टूट जाएगा, माहिरीन 7 जुलाई तक कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने का इम्कान है। नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ फरमा है कुलदीप फंडू जी, जो कि नेशनल चीफ कोच है इंडिया के वुशु के, और वुशु के बारे में ही जाहिर सी बात है उनसे जानेंगे। कुलदीप जी, तह करो ये कथुन जिक्र तह टाइकोंडोस मज इंटरेस्ट, मगर एज ए ले मैन अगर फिल्म ते वुचान ज़्यादातर पर चाइनीज फिल्म में ऐसा दिखाया जाता है, एज ए ले मैन तरह अकु चीज फिक्र, यह हसा कराटे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे वुशु एग्जैक्टली है क्या, और ये मार्शल आर्ट्स के दूसरे फॉर्म से डिफरेंट कैसे है? वुशु जो है बेसिकली चाइनीज मार्शल आर्ट है, ओके, एंड इसको बोला जाता है मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स। ओके, क्योंकि आपने देखा होगा मतलब बहुत सारे पुराने जो हमारे जो पूर्वज थे वो जंगल में रहते थे, वो जंगल में जो जानवरों से बचने के लिए उन्होंने कुछ डिफेंस किया, सेल्फ डिफेंस किया, तो वही वुशु का है। आपने देखा होगा कि जब आप शाओलिन का आप देखोगे टीवी में देखते हो या कुछ भी, तो वो कुछ विदाउट वेपन्स या विद वेपन्स कुछ ड्रिल्स करते हैं। okay. तो वही दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज वुशु। वो वुशु में जो मैंने बताया कि 2 फॉर्म्स है, एक चीज तावलू है जो मैंने आपको बताया कि 16 इवेंट्स होते हैं वेपन्स के साथ और विदाउट वेपन, और दूसरा पार्ट है फाइटिंग का, जैसे संडा। संडा इज अ फाइट बिटवीन द 2 प्लेयर्स। ओके, तो उसमें सर ये जो है मेन जो रुचि है, इंडिया में जो मेडल आ रहे हैं वुशु में, वो इसी में ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे बच्चे हैं हर जगह के। हरियाणा देखो, मणिपुर देखो, JNK देखो, दिल्ली देखो, राजस्थान देखो, बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हैं यहाँ पर निकले हैं, तो बड़े इसमें रुचि भी रखते हैं और अच्छा भी परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो इसमें फाइट 2 प्लेयरों में होती है सर। इसमें हमारे रूल्स रेगुलेशन डिफरेंट है जो वर्ल्ड बॉडी ने बनाए हैं। 3 राउंड्स खेले जाते हैं, इसमें 2-2 मिनट का राउंड होता है। मजेदार स्पोर्ट्स है, मार जब पंच बजते तो पूरा चंजर पंजर हिल जाता है सारा कुछ। तो बट जब बंदा खाता है तो उसको टेस्ट बड़ा लगता है, तो वो चाहता है कि अगर मैंने खाया तो मैं भी 2 बार दूसरे को दे दूं, तो बड़ा अच्छा है। और सेल्फ डिफेंस का अगर हम देखे जाए तो एक बड़ा अच्छा आर्ट है। अगर हम इसमें फुली इक्विप विद मतलब जो हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए चाहिए तो वुशु में सारा कुछ है। अच्छा, इस बात का आपने जिक्र किया कि सेल्फ डिफेंस है, लेकिन ये कुछ स्पोर्ट्स मुतलिक फॉर एग्जांपल वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट क्रिकेट की, क्रिकेट फुटबॉल स्पोर्ट्स
पन ऑब्जेक्टिव फिटनेस ना फिटनेस आसान मगर जब हम वूशू की बात करते हैं या इज्तिमाई तौर पर हम किसी भी मार्शल आर्ट फॉर्म की बात करते हैं यमन स्पोर्टन ऑब्जेक्टिव क्या एंड एज अ वूशू कोच एक वूशू प्लेयर में या एज अ वूशू कोच साइकोलॉजी किस व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? लड़का जो मार्शल आर्ट का जो परफेक्ट प्लेयर होता है ना वो बड़ा कूल होता है सर। हालांकि उल्ट जैसे मैं मार्शल आर्ट हूँ, मुझे बोलते हैं गुंडाई होगा यार, ये मार देगा। बिल्कुल। मतलब जब मैं कॉलेज में था या अभी जॉब में था, मेरे साथ जो बैच में हम ट्रेनिंग करते थे, इकट्ठे होते थे, आपसे डरते भी होंगे, कम से कम 8-10 फुट दूर ही रहते थे। मगर मैंने आज तक मुझे लगता है कि जिंदगी में किसी को थप्पड़ ही मारी होगी। मतलब जब भी मारी हो रिंग में मारी, वो रिंग में मारी। बाकी मतलब आप देखो मैंने कभी नहीं मारा, मैं अवॉइड करता हूँ बहुत। और जो प्लेयर परफेक्ट प्लेयर होता है वो कभी भी लड़ाई नहीं करेगा। मार्शल आर्ट जो होता है कभी अवॉइड ही करेगा, वो थप्पड़ खाएगा मगर रिएक्ट नहीं करेगा। दैट इज द एक बहुत अच्छी बात है मार्शल आर्ट्स के लिए। जो अच्छा ट्रू स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स हो वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, वो माफी मांगेगा कि चलो जी गलती होगी मेरे साथ। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। एक बड़ी यहाँ ताबिश से सवाल छेड़ा है और मेरा एक सवाल जो है जो रह गया था, मैंने कमर्शियल ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छेड़ा था कि जिन बच्चों को आपने इस कैंप के लिए तैयार किया, जो 13 बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें 2 जम्मू कश्मीर से, क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? क्या चाहिए हमें अब की बार एशियन गेम्स? देखो सर, मैं अगर आप बता दूं कि J&K की, पहले आपने बोला कि 2 लड़के जो J&K से हैं, वूशू जो J&K में बड़ा अच्छा रोल कर रहा है सर। और वूशू वाहिद एक स्पोर्ट्स है J&K में जिसने वर्ल्ड में, एशियन में और एशियन गेम्स में मेडल दे दिया। और जो हमारा 2018 में एशियन गेम्स में मेडल आया था, दैट वाज द फर्स्ट एवर मेडल फॉर द J&K। वो सूर्य भानु प्रताप सिंह जो जम्मू से है उसने लाया था। इस बार हमारे लड़के 2 जा रहे हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि है। और दोनों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सूर्य भानु जो है उसका ब्रोंज रह गया था, वो उसको कलर चेंज करे। और जो ओवेस है इज द बेस्ट प्रोबल, वो भी हमारा कम से कम गोल्ड की तरफ जाए। दोनों की एक्सपेक्टेशंस जो इंडिया में है, ये जो दोनों प्लेयर हैं बेस्ट प्रोबल्स हैं मेडल्स के लिए। तो मैं चाहता हूं कि अगर जो हमारे जो ड्रीम है इस टाइम, हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट इज गोल्ड मेडल, मैं चाहता हूं कि इन्हीं 2 से गोल्ड मेडल आ जाए तो मेरा भी एक ड्रीम फुलफिल हो जाएगा और कंट्री का भी ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। बहुत ही खूब। 13 खिलाड़ी कुल मिला के हैं जो कैंप में हैं, जो अब जाएंगे मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन 13 के 13 खिलाड़ियों से क्या उम्मीदें हैं? क्या ये 13 के 13 मेडल ला सकते हैं, 13 के 13 गोल्ड ला सकते हैं, या कहीं पर आपको लगता है कि अभी और थोड़ा सा काम करने, मेंटरशिप की जरूरत? देखो सर, अभी इंडिया जो मैं आपको बताया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैंने स्टार्ट किया था एज कोचिंग में, तो हमारा उस टाइम रैंकिंग उतनी नहीं थी अच्छी। हम वर्ल्ड में 70-80 में रैंकिंग थे और एशियन में हमारे 25-26 रैंक थी। हमारा उतना इंडिया का उतना रूप मतलब बताएं जगह नहीं बना पाए थे। जब मैंने स्टार्टिंग की कोचिंग तो हमारा रैंक मतलब 2010 में आ गया था। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2011 में खेली तो हमारे वहाँ पर 4-5 मेडल आ गए थे। वो 13 में हमारे 7 मेडल आ गए। तो कंटिन्यू 14 में हमारे 2, फिर एशियन गेम्स हुई थी इंचॉन में, वहाँ पर हमारे 2 मेडल फिर आ गए। तो हमारा जो लेवल है वो हमारा उस टाइम हमारा लगभग 10 बेस्ट 10 में आ गया कंट्री में, वर्ल्ड में। तो एट प्रेजेंट हमारे 2017 में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड गोल्ड मेडल आ गया वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और 2019 में हमारे 2 गोल्ड मेडल आ गए वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो हमारा रैंक 3rd आ गई। तो आप सोच सकते हो कि कहां से स्टार्ट किया, कहां पहुंचे। बट टारगेट है नंबर 1। नंबर 1 चाइना, ईरान दोनों में चलता है। लास्ट ईयर जो 2019 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें ईरान नंबर 1 रहा, चाइना 2nd रहा और इंडिया 3rd रहा। हमारा टारगेट है टॉपल करना दोनों को, तो नंबर 1 आना। बहुत टफ है, बट गवर्नमेंट का सपोर्ट है, फेडरेशन का बड़ा सपोर्ट है। फेडरेशन की बहुत ज्यादा अच्छा प्लानिंग है कि कैसे कैसे कोचिंग कैंप लगाना, कैसे कैसे ग्रास रूट पे काम करना। तो एक बड़ा फैक्टर है। मैं चाहता हूं कि हर स्टेट भी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम कर रही है कि इंडियन टीम को मतलब जो एलीट खिलाड़ी है उनको टॉप्स में डालना, कैसे उनको, सो दैट कि हमारा रिजल्ट जो है अच्छा है। क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ड्रीम है कि जो 2028 में वर्ल्ड एशियन ओलंपिक हो रही है तो उसमें इंडिया का जो रैंकिंग है बेस्ट 10 कंट्रीज में आ जाए। वो तभी मुमकिन है कि जब ऑल स्टेट्स ग्रास रूट पर काम करें और जो वहां के जो बेस्ट प्रोबल्स हैं उनको कहीं पर अच्छी जगह ले जाए, वहां पर उनको तैयार किया जाए। तो हमारा ड्रीम ये कि बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत मुझे लगता है 2nd लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन में बड़ी है चाइना के पास। तो मुझे लगता है कि ये नामुमकिन नहीं है। बट अगर हम सारे एक साथ काम करें तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने स्पोर्ट्स को अपना करियर बना के चले, आपने इसी को फोकस किया, इसी पर काम किया और इसी में अपनी जिंदगी बनाई। जी, द्रोणाचार्य अवार्ड आपको हासिल है, ये एक बहुत बड़ा एजाज है और जम्मू कश्मीर में आप वाहिद हैं जिन्हें ये एजाज हासिल है। ये कैसे मुमकिन हुआ? मैंने बताया सर कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत ज्यादा मुश्किलात आए, बहुत ज्यादा। तो
मगर ऊपर वाले की मेहनत की, मुझे प्रॉपर गाइड किया, मैं गलत रास्तों पे नहीं चला और मैंने सही ट्रैक पकड़ लिया। एट दैट टाइम मैंने गेम जब स्टार्ट किया था उतनी नॉलेज नहीं थी स्पोर्ट्स के बारे में, बट जब मैं अंदर ज़्यादा मतलब अंदर गया तो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होगी। भाई अगर आप परफॉर्म करोगे आपको अर्जुन अवार्ड मिल जाएगा, अर्जुन अवार्ड इज़ द हाईएस्ट अवार्ड कंट्री में इन स्पोर्ट्स। तो मेरा ड्रीम ऑब्जेक्टिव वही रहा कि मेरा अर्जुन अवार्ड आना चाहिए और मैं लगन से मेहनत, मतलब दिन रात, मतलब आई यूज्ड टू प्रैक्टिस, मुझे लगता है 8 घंटे में कम से कम दिन में प्रैक्टिस करता था, मॉर्निंग एंड इवनिंग में बहुत अधिक मेहनत करता था। इवन की बॉक्सिंग भी करता था, ताइक्वांडो भी करता था, रेसलिंग भी करता था साथ साथ, सो दैट कि मैं हर चीज़ में माहिर हो जाऊं। प्रॉपर उस टाइम कोचिंग नहीं थी यहाँ पर, बट जो मेरे गुरुजी थे मुझे जितना उन्होंने बेस्ट दे पाया मैं उतना बड़ा फ़ायदा लिया उस चीज़ से। तो साथ यही कि मतलब मेहनत की, ड्रीम कुछ था, अर्जुन अवार्ड ड्रीम था, नेशनल में 11 साल चैंपियन रहा, 7-8 बार एशियन इंटरनेशनल मेडल आया, एशियन में मेडल आया, तो भर दिया था फॉर्म एशियन अर्जुन अवार्ड के लिए, बट नहीं मिला उसने, क्योंकि मेन जो उस टाइम था डेस्टिनी फेवर नहीं कर पाई और हमारा रोल उस टाइम जो कैटेगरी थी अदर्स में थी, अदर्स को उतना महत्व नहीं दिया जाता। तो विद द रिजल्ट जो अगर मैं कंपेयर करूं कि जिन उस टाइम में जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है वो बट प्रायोरिटी में थे, तो मेरा लेवल उनसे ज़्यादा अच्छा था, बट मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं अदर्स में था ना। बट किसी ने कहा कि प्लान चेंज करो, तो कोई मतलब ड्रीम नहीं छोड़ना चाहिए, प्लान चेंज बदलते रहना चाहिए। तो मैंने बदल दिया, तो मैंने कोचिंग की तरफ फोकस किया और हम प्रायोरिटी में चले गए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव था द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य के लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ गए, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बच्चों के साथ आपने मतलब एक फ्रेंड की तरह रहना चाहिए, उनको दोस्त की तरह, एक पार्टनर की तरह, बट एक प्रोफेशनल की तरह उनको आपने मॉनिटर भी करना है, उनकी कमियां क्या है, शॉर्ट कमीज क्या है, वो कहीं अगर जो मैं इनको बता रहा हूँ वो उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा, अगर कुछ किसी में कमी है तो वो कैसे इसको मैं दूर करूं। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जब आप कोचिंग लाइन में चला तो आपके पास 10 प्लेयर हो तो 10 बराबर नहीं होते हैं, किसी का फिजिकल पैरामीटर्स कम होता है, किसी में स्पेसिफिक पैरामीटर्स कम होता है। तो कोच ने हर चीज को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि अगर मुझे फिजिकल है तो मैं इसको आधा पौना घंटा अलग से देना, सो दैट कि इनका जो लेवल है फिजिकल भी फिट हो जाए उनके कंपेयर मतलब बराबर हो जाए। तो बहुत सारी चीजें होते हैं, वो जब बड़ी ज्यादा मेहनत की, मैं साल भर घर ही नहीं जाता था। जब मैंने बताया था 2010 में मैं लगभग 1.5 साल घर नहीं गया हूं मैं, तो बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ी घर से दूर। बट ये है कि ऊपर वाले ने बड़ा सपोर्ट किया, मैंने मेहनत को पूरा फल दे दिया और 2020 में मुझे द्रोणाचार्य अवार्ड से आगाज किया गया। बहुत मुबारकबाद, बहुत ही बढ़िया। ये सिर्फ एजाज आपके लिए नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एजाज है, बल्कि पूरे मुल्क के लिए एजाज है। इस पर और भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक एजुकेशन का हमारा सेगमेंट होता है, गुड मॉर्निंग एजुकेशन होता है। तो यहाँ डॉक्टर साहब तैयार हैं, तो आइए पहले ये सेगमेंट देखते हैं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे हमारे आज के मेहमान के साथ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की या कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की। सीबीई कहते हैं या सीबीएल कहते हैं। तो कॉम्पिटेंसी होती क्या है बेसिकली? कॉम्पिटेंसी मींस जो आपने के पास नॉलेज है और जो स्किल्स हैं और जो एबिलिटी है, उससे आप जिंदगी में हर तरीके के काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर पाए, वो आपकी कॉम्पिटेंसी है। अब आ जाते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे। व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन? वो है, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे सपोज अभी असेसमेंट के लिए हम पहले जो हम करते थे, हम असेसमेंट क्या करते हैं, इट वाज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। वो हम लेते थे, समेटिव टेस्ट ले लेते थे, एग्जाम देते थे, नंबर देख लेते थे। लेकिन अब है असेसमेंट फॉर एजुकेशन या फॉर लर्निंग। वो उसके लिए मैं हिंट आपको बताता हूं, एक थोड़ा सा बताता हूं। जैसे सपोज हमारे घर में कुछ सालन पका है, कोई सब्जी पकी है, कोई मेहमान आया है, तो अगर हमने उसको सामने वो प्रेजेंट कर दिया, अब तो जज वो करेगा, अब हम कुछ भी उसमें चेंज नहीं कर सकते। अब वो बताएगा ये अच्छा है या खराब है। ये हो गई असेसमेंट ऑफ लर्निंग। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग ये हो गया कि अगर हमने उससे पहले वो चखा खुद, या कोई जो हमारे पीर्स हैं उनको चखा है, या अपने गाइड को चखा है, आप देख लीजिएगा, तब हम उसको देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्या क्या कमियां रह गई हैं। तो इसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। हमें हर बार ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक प्रोग्रेशन में आ जाता है, आप देख लीजिएगा। सो व्हाट इज कॉम्पिटेंसी? Competency can be defined as an individual's capability of performing a task successfully in professional, educational and other life context by using क्या-क्या चीज, knowledge, skills and ability। ये तीनों चीजों पे, इसमें क्या चीज है? अब knowledge क्या चीज है? It is conceptual and theoretical understanding,
जो आपने समझा है उसको, विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीजें हैं, और इट कैन बी डेवलप्ड थ्रू गुड कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग्स या एजुकेशन। दूसरा है स्किल्स। स्किल्स हम मेजर कर सकते हैं आप में, ये भी देखिए लर्न थ्रू ट्रेनिंग्स और एक्सपीरियंस, और ये भी विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स। और तीसरी चीज जो है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो देखिए ये भी डेवलप हम कर सकते हैं। और तीसरी चीज है एबिलिटीज। एबिलिटीज में टैलेंट आल्सो, ये हर किसी का छुपा हुआ रहता है। ये टैलेंट है जिसकी वजह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। जो स्किल्स और नॉलेज आपके पास है, आप उसमें कितनी प्रोफिशिएंसी आपकी है, ये हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये इसको टैलेंट भी कहते हैं। अब ये टैलेंट हर किसी में अलग अलग है, और ये किस तरीके से डेवलप किया जाता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, क्लियरली डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, अपने अपने तरह से कोई आज करेगा कोई 2 दिन में, तो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी, क्लियरली डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स। और दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम फ्रेम। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम फ्रेम का मतलब हो गया स्टूडेंट्स टू अचीव लर्निंग आउटकम्स एट देयर ओन पेस, अपनी पेस पे वो करेंगे। और फिर है मल्टीपल पेडागोजीज, हर किसी का अलग अलग तरीका है, लर्निंग का स्टाइल अलग अलग है। और फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ एंगेजमेंट कंटेंट फॉर बोथ टीचर्स हैं, तो इट विल बी सब ये इंटरैक्टिव होना चाहिए। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स थ्रू क्राइटेरियन रेफरेंसेस, और सबसे ज्यादा है लास्ट में है आप उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर सके, जो आपने स्किल सीखे ये प्रैक्टिकली आप लाइफ में कहां पे इंटीग्रेट करके इसको जिंदगी में यूज करते हैं। ये सारी चीजें कराई जा सकती हैं और करानी बहुत मस्ट है। मैंने आपको बताया कि एजुकेशन में सिर्फ नंबर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आगे के लिए बच्चों को, जो देखिए अमेरिका में, बाकी चीजों में, इवन वहां ठीक है आप किस स्किल में जाना चाहते हैं, तो बच्चे की जो पैशन है उस पर आपको फोकस करना है। वी शुड नो आवर वीकनेसेस बट वी शुड फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ। ये बच्चों का कराया जा सकता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हर स्कूल में अब मस्ट है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में भी इसका जिक्र है। तो टीचर्स ट्रेनिंग भी हो सकती है थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सेगमेंट के लिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे देखने वाले इस सेगमेंट से काफ़ी फ़ायदा उठाते होंगे। ये काफ़ी फ़ायदेमंद सेगमेंट होता है और बहुत ज़्यादा हमें ये एजुकेट करता है मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। तो यहाँ बातचीत जारी है हमारे आज के मेहमान कुलदीप हंडू जी से। जी हाँ, चीफ कोच ऑफ इंडिया वुशु। कुलदीप जी, 13 बच्चे जा रहे हैं एशियन चैंपियनशिप में। क्या हम अब की बार इस एशियन चैंपियनशिप से, एशियन गेम्स से उम्मीद लगा सकते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर का पहला अर्जुन अवार्ड मिलेगा कुलदीप हंडू की शक्ल में? ऑब्वियसली सर, मैं बोल रहा हूँ कि सर जो मेरा ड्रीम है कि यहाँ के जो बच्चों हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अच्छे लेवल पे जाए, और हमारे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप हर पार्ट को देखा, हर डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए, हमारे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लड़कों में। जस्ट मैंने पहले ही बताया था कि जस्ट गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस, नरिशमेंट, और अगर बच्चों को सही टाइम पे सही दिशा मिल जाए तो बच्चे बहुत हमारे जो JNK में है विद फुल ऑफ पोटेंशियल्स, वो कुछ भी कर सकते हैं, नामुमकिन कुछ नहीं है। तो सेम आपने बताया कि हमारे 2 बच्चे ऑलरेडी एशियन गेम्स के कंटिजेंट में हैं, तो और बेस्ट प्रोबेबल्स है मेडल के लिए जी। तो मुझे आशा है कि इस बार जो गोल्ड आएगा तो JNK से ही आ जाएगा, और अर्जुन अवार्ड भी जो पहला मिलेगा तो वो भी वुशु से ही मिलेगा यहाँ। और ड्रीम है मेरा कि मैं JNK में कम से कम इसमें तो एक अर्जुन अवार्ड दे दूंगा मैं यहाँ पर। प्लानिंग मेरी वही है सर, बट ऊपर वाले की रहम रहना चाहिए, उन पे मतलब ब्लेसिंग रहनी चाहिए, तो वो पूरा हो जाएगा। हम भी इसलिए दुआ गो रहेंगे इस बात के लिए कि आपको अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाए। ये अर्जुन अवार्ड सिर्फ आपको नहीं मिलेगा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर आपकी सुपरविजन में, आपकी निगरानी में, तो जरूर हासिल होगी कामयाबी। इंशाल्लाह, क्योंकि जिस तरह से डेडिकेशन आप दिखा रहे हैं पिछले कई सालों से, कंसिस्टेंटली आप डेडिकेशन अपनी बनाए रखे हुए हैं, और कंसिस्टेंटली हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है और जिसके लिए टीम को टेक्सास जाना है, उसके कुछ ट्रायल्स होने हैं, उसके बारे में कुछ बताओ। हमारी नवंबर में 16th वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है जी। उसमें जो फेडरेशन है, पहले ही हमें यहाँ पर मेन टारगेट है फेडरेशन का कि यहाँ पर हमारा नेशनल कोचिंग जो भी जूनियर का सीनियर का वो कश्मीर में लगे, और वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ टच में है कि यहाँ पर प्रॉपर एक अच्छा सेंटर बन जाए, सो दैट कि हमारे जो जितने भी नेशनल कैंप्स लग जाए वो यहाँ पर लग जाए। तो अभी हमारा जो टारगेट है वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारी जारी है, उसकी ट्रायल्स हो रही है। हमारी टीम पहले मतलब उसमें प्रीलिमिनरी एंट्री अगस्त में भेजनी है, तो फेडरेशन ने किया प्लान कि हम फाइनल सेशन ट्रायल करेंगे हम 15 और 16 जुलाई को कश्मीर में। तो उसमें पूरे जो भी नेशनल हाल ही में नेशनल हुई है उसमें जो बेस्ट 4 मेडलिस्ट हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, प्लस हमारे यहाँ पर एशियन गेम्स के प्लेयर हैं उनको भी मौका दिया जाएगा, वो वहाँ पर ट्रायल है। और जो
जीतेगा वो हमारी टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयार होगी, और उनको भी हम यहाँ पर ट्रेन करेंगे। ऑलरेडी हमारे 7 बच्चे जो हमने ऑलरेडी थ्रू सिलेक्शन कमेटी नेशनल से लिए हैं, 7 बच्चे जो यहाँ पर कैंप में हैं, और जब सिलेक्शन ट्रायल हो जाएगी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो बेस्ट वहाँ पर प्रोवल्स होंगे उनको भी हम इसी कैंप के साथ जोड़ेंगे और यहाँ पर ही उनकी ट्रेनिंग चलती बहुत खूब, और हम उम्मीद फिर से वही करेंगे। और कुलदीप जी, एस्कर एशियन गेम्स मुतल्लिक एस्कर वुशू ओवर अत मुतल्लिक बच्चन हंद रुझान, जैसे कि आपने भी पॉइंट आउट किया कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अस तह नश यह जान वन वुशू अमिच पॉपुलैरिटी हवाले कत करान, इंडिया में कैसी पॉपुलैरिटी है, और खुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर में वुशू के हवाले से वुशू के अवेयरनेस के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा जी, कि मैंने जब स्टार्ट किया था वुशू उतना पॉपुलर नहीं था और बहुत लोग जानते भी नहीं थे। आज अगर हम कंपेयर करें उस 1994 में और आज 2023 में, तो बहुत ज़्यादा फर्क है। आप ग्राफ इतना आ गया। वुशू एक वाहिद स्पोर्ट्स है JNK में जो इंटरनेशनल मेडल दे रहा है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और हमारे जो एसोसिएशन है यहाँ पर JNK वुशू एसोसिएशन, उनने 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी एक्टिविटी चल रही है, और हर डिस्ट्रिक्ट हमारा एक्टिव है बहुत ज़्यादा, और हर डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे प्लेयर निकल गए हैं जिनने नेशनल और इंटरनेशनल मेडल दे रहे हैं। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और बच्चे आ जाएं। गवर्नमेंट जो JNK है, JNK स्पोर्ट्स काउंसिल बहुत अच्छा, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर रेज कर रही है। बहुत सारे अभी खेलो इंडिया सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है, तो मीन्स कि ग्रास रूट पे काम बड़ा अच्छा हो रहा है। और मैंने पहले ये बताया कि हमारा वी आर फुल ऑफ पोटेंशियल, कि अगर यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स हमें अभी थोड़ा सा कमी हो रही है, लाइक दैट इज साइंटिफिक बैकअप प्लस कंडीशनिंग, दैट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ट्रेनिंग। तो जैसे गवर्नमेंट कर रही है काम इस टाइम इतनी फास्ट ट्रैक पे, 2-4 साल से आपने देखा होगा कि गेम स्पोर्ट्स का बड़ा रुचि हो रही है, बहुत सारे यूथ एंगेज हो रहे हैं स्पोर्ट्स की तरफ। तो अगर ये साइंटिफिक, अगर हम ग्रास रूट लेवल पे, जैसे खेलो इंडिया सेंटर, दैट्स एक जो हमारे प्लेयर्स है ग्रास रूट लेवल पे उनको तैयार करना, ग्रास रूट लेवल पे ही उनको साइंटिफिक बैकअप मिल जाए कि भाई अगर मैंने इस प्लेयर को ले लिया है तो ये फिट है स्पोर्ट्स के लिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे पता लगता है कि भाई ये इसमें कौन से सेल्स हैं, इसमें रेड है, व्हाइट है, इसमें जो एंथ्रोपोमेट्रिकली फिट है इस गेम के लिए कि नहीं है। तो वो टेस्ट होते हैं, अगर प्लेयर को पहले से टेस्ट किया जाए, अगर वो उसको मतलब अगर उसमें कमी है, बायोमैकेनिकल टेस्ट होते हैं, उससे पता लगा कि इसकी मूवमेंट कैसी है, भाई ये इस गेम में है कि नहीं है, एथलेटिक्स में है कि नहीं, वुशू में फिट हो रहा है कि नहीं। अगर वो पहले से ही बच्चों को वो उसमें उस चीज से आगाज किया जाए, उससे अवेयर किया जाए, तो मुझे लगता है कि हम सर, मुझे लगता है कि कंट्री में JNK टॉप रहेगा। तो ये है क्योंकि हमारे जो प्लेयर हैं वेल बिल्ड है, डाइट यहाँ की बहुत अच्छी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज्यादा है, जस्ट एक नरिशमेंट चाहिए और प्रॉपर गाइडेंस। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बट मैं आपके माध्यम से उनको बोलता हूँ कि ये 2-4 जैसे कंडीशनिंग है, साइंटिफिक बैकअप है, वो ग्रास रूट पे किया जाए, सो दैट कि हमारे प्लेयर जो है मतलब अच्छी लेवल से ही पहले से तैयार हो जाए। उनका टारगेट एक मिशन रखा जाए, हमारा एक JNK का लोगो मतलब मोटिव होना चाहिए कि मिशन ओलंपिक, कि हमने भाई ओलंपिक में जाना है और मेडल लेके आना है, और इट इज नॉट मतलब इम्पॉसिबल नहीं है कि हम नहीं अचीव कर पाए। अगर हम यूनाइटली एसोसिएशन प्लस JNK स्पोर्ट्स के लिए काम करें तो ये मुश्किल नहीं, जल्दी पूरा फुलफिल हो सकता है। बहुत डिपार्टमेंट का थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे कि महकमा कूता सपोर्ट रूट तह क्या तुम ऑलमोस्ट आसान महकमा नबरी तुम घर नबर आसान, महकमन कूता सपोर्ट को जहाँ बासो तह कि महकमे में रहकर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि कैसे जाऊं, कैंप कैसे अटेंड करूं, उसके बारे में कुछ बताएं मुख्तसर। सर अगर मैं हूं तो बिकॉज ऑफ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे, कि मैं आज मुझे 23 इयर्स जॉब में हो गए सर, आज तक मुझे पता, मेरे घर वालों मतलब मोहल्ले वालों को नहीं पता है कि ये पुलिस में है। मैं बहुत सारे टाइम आउट ही रहता हूँ, मतलब साल भर में पूरा बाहर आता हूँ, और कभी भी मुझे कभी नहीं दीजिए, आप नहीं जाएंगे, आप कुछ नहीं जी, आपको यहाँ पर आना, आपने काम करना ना। जब भी मेरी लेटर फेडरेशन भेजती है इसकी सर्विस रिक्वायरमेंट है, वो मुझे मतलब 1-2 दिन में मुझे डिप्यूट करते हैं, डेप्यूटेशन सैंक्शन करती है। डिपार्टमेंट का बड़ा सपोर्ट है और मुझे बड़ा एनकरेज करते हैं हर डिपार्टमेंट, जैसे DG लेवल से लेकर DG साहब का मतलब हाथ ऊपर है, मेरे AD साहब जो मेरे हेड होते हैं अपने स्पोर्ट्स के, उनका हाथ ऊपर है, तो नीचे से मतलब आप देखो AIG मतलब SSP जितने भी हैं मेरे को बड़ा सपोर्ट करते हैं, बड़ा मॉरल बूस्ट करते हैं, और मुझे बड़ा एनकरेज करते हैं, और जब भी मुझे कोई चीज की सपोर्ट चाहिए तो मुझे इमरजेंसली सपोर्ट पूरा करते हैं। यहाँ देखने वालों को बता दें कि कुलदीप भंडू जी जो वुशू के नेशनल कोच हैं, चीफ कोच हैं, साथ ही साथ ये DYSP हैं JNK पुलिस में, और इस वक्त ये स्पोर्ट्स ऑफिसर की हैसियत से भी काम कर रहे हैं, वो भी एक एजाज आपके पास है। घर से बाहर रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, फैमिली को कैसे बैलेंस करते हैं? कभी ऐसा तो नहीं लगता भाभी या बच्चे
ये कहता है कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, क्या क्या चल रहा है ये? फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज मैं द्रोणाचार्य नहीं होता सर, क्योंकि सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आपने कुछ करना है तो बहुत सारी चीज़ को सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। बट आई एम वेरी अनफलकी कि मेरे को मैडम अच्छी मिली है, जो मुझे सपोर्टिव मिली है। मेरा बेटा इतना अच्छा मिला कि जो मुझे एनकरेज करता है कि भाई पापा आप जाओ, आप यू आर द चीफ कोच, आप उस पर फोकस करो। बाकी मम्मा है यहाँ पर, मेरे मतलब उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर है, तो आपको परेशानी। अच्छा कुलदीप जी, आपने बच्चों का जिक्र किया, बच्चों में भी इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स का या वो पढ़ाई की तरफ ही ज्यादा रुझान है उनका? मेरे बेटे का जी बिल्कुल। वो मतलब अभी वो छोटा है, ही इज जस्ट 10 years old, तो अभी वो चेंज करता है, कभी वो बैडमिंटन में जाता है, कभी फुटबॉल का स्पोर्ट्स, हाँ स्पोर्ट्स का है उसको इंटरेस्ट है, क्योंकि जेनेटिकली वो उसको क्या होता है कि मैडम भी जो है वो स्पोर्ट्स में थे, वुशु में ही थे और मैं भी वुशु में ही हूँ, तो वो एक होता है कि कुलदीप जी अस कम टाइम अख सवाल तह नश जान सह यह कि नॉट एज अ कोच ऑफ नेशनल कोच, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन युस जन तुहद दोह आसान, अत मज क्या एक्टिविटी, हाउ डज इट, व्हेन डज इट स्टार्ट एंड हाउ डज इट स्टार्ट? एज प्लेयर बोल रहे हो कि एट प्रेजेंट में? एज अ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। एज अ स्पोर्ट्स मतलब पहले तो स्टार्ट होता था दिन अपनी फिटनेस में मेन फोकस है, तो आप अपना वर्कआउट कीजिए, अपना फिटनेस कीजिए, प्लस आपका बच्चे हैं जो आपके एसेट्स हैं, जो आपके पास आते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, अभी मैं स्टेडियम जाता हूँ, बच्चों के साथ 2-2.5 घंटे उनके साथ बीतता हूँ, जो भी उनकी कमियां हैं मैं पूरी करता हूँ। और साथ ही साथ फिर अपना डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जाता हूँ, वहाँ पर मैं जो काम होते हैं जो मेरे को दिया जाता है पूरा करता हूँ। हमारा पूरा साल में पूरा हेक्टिक रहता है कि एक्टिविटीज़ करनी है यहाँ पर। आपने देखा होगा पुलिस बहुत सारे एक्टिविटीज़ करती है, सिविक एक्शन प्रोग्राम है, अभी हमने 2 इवेंट्स किए, जस्ट एंड हेल्प प्लस पैडल फॉर पीस, तो वो भी करना पड़ता है। प्लस साथ ही साथ आपको फैमिली देखना पड़ता है, प्लस फेडरेशन का देखना पड़ता है, इवन कि साथ ही साथ आपको जो मिनिस्ट्री के मीटिंग्स होती हैं, वो भी एशियन गेम्स है, उसमें हमारे हर हफ्ते में मीटिंग्स होती है, मोशी की मीटिंग्स होती है कि आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही है, इन केस ऑफ एनी शॉर्ट कमिंग्स कुछ भी हो तो वो उनको हम डिस्कस करते हैं। कुल मिला के पूरा दिन आपका निकलता है और आपको पता भी नहीं चलता कहाँ से निकलता है। पूरा दिन रात भी निकलता है। कुलदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आज इस प्रोग्राम में अपना वक्त देने का, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी है, उसके बावजूद आपने हमारा इन्विटेशन कबूल किया इस प्रोग्राम को जीनत बख्शी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और हमारी तरफ से एक बार फिर आपको ऑल द बेस्ट एशियन गेम्स के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज के इस शुमारे में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं गुड मॉर्निंग जेएनके का ये शुमारा आपने पसंद फरमाया होगा। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे होगी मुलाकात। जब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।